नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारी खास पेशकश जनहित में आपका स्वागत है। और जनहित में आज हम बात करेंगे कानपुर में असुरक्षित बेटियां। तो आज हम जनहित में बात करेंगे कानपुर में असुरक्षित बेटियां। उत्तर प्रदेश सरकार के तमाम दावों और सूबे के मुखिया के तमाम प्रयासों के बावजूद प्रदेश में महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ अपराध कम होने का नाम नहीं ले रहा है। कानपुर से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने 20 लड़कियों को न सिर्फ प्रेम जाल में फंसाया बल्कि उन्हें सेक्स रैकेट के दलदल में भी ढकेला। युवक ने उन लड़कियों के साथ दुष्कर्म करके उनका आपत्तिजनक वीडियो बनाया, उन्हें ब्लैकमेल करता रहा। इस दौरान एक 8वीं की छात्रा को भी उसने प्रेम जाल में फंसाया। उसी ने पूरे मामले का और आरोपी का राजफाश किया। नौबस्ता में एक निजी अस्पताल की कैंटीन में काम करने वाले युवक ने दोस्ती कर पहले 20 लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाया, दुष्कर्म कर आपत्तिजनक वीडियो बनाया और फिर उन्हें बदनाम करने की धमकी देकर गलत काम करने को मजबूर कर दिया, जिसका खुलासा 8वीं की छात्रा पर दबाव बनाने पर हुआ। कानपुर की नौबस्ता पुलिस ने एक नाबालिग से छेड़खानी के मामले में हॉस्पिटल के कैंटीन संचालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। आरोप है कि आवास विकास निवासी एक व्यक्ति की नाबालिग बेटी से दोस्ती करने के बाद अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहा था यह आरोपी। मामले की जानकारी मिलने पर परिजनों ने आरोपी युवक को दबोच लिया और पीटने के बाद उसका मोबाइल छीन लिया। इस दौरान आरोपी मोबाइल मौके से आपको बता दें, इस दौरान मोबाइल छोड़कर आरोपी मौके से भाग निकला। जांच में उसके मोबाइल से 16 अलग अलग लड़कियों के संबंध बनाते वीडियो मिले हैं। नौबस्ता पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके आरोपी का मोबाइल कब्जे में ले लिया। अब पुलिस आरोपी की तलाश में छापेमारी कर रही है। आपको बता दें कि आवास विकास नौबस्ता निवासी ने बताया कि उनकी 14 साल की बेटी 8वीं की छात्रा है। वो जिस मकान में किराए पर रहते हैं उसी में एक निजी अस्पताल संचालित होता है। इस अस्पताल के कैंटीन संचालक फतेहपुर जहानाबाद का निवासी केशव उत्तम उनकी बेटी को तंग करता था, लेकिन इसके बाद भी उसकी हरकतें बंद नहीं हुई और बेटी का अपने साथ एक वीडियो बना लिया। वीडियो बनाकर बेटी को ब्लैकमेल करने लगा। इससे छात्रा गुमसुम रहने लगी और मामला परिवार के लोगों तक पहुंचा। छात्रा के पिता ने बताया कि उन्होंने 2-3 बार समझाया कि मेरी बेटी अभी नाबालिग है, जो कक्षा 8 में पढ़ रही है, जिसकी उम्र महज 14 साल है। मेरे कहने पर उसने कहा कि आज के बाद अब इस तरीके का काम नहीं करेंगे, लेकिन इसके बाद भी वो नहीं माना और रास्ते में मेरी बेटी को अक्सर रोककर परेशान करता था। मेरी बेटी को खींचकर अपने साथ ले जा रहा था। इस दौरान उसका वीडियो वायरल करने की धमकी देकर संबंध बनाने का दबाव बना रहा था। जानकारी मिलते ही परिवार के लोग पहुंचे और बेटी को छुड़ाने के साथ ही आरोपी को पीटा और उसका मोबाइल छीन लिया। इस दौरान आरोपी भाग निकला। इसके बाद लड़की के पिता ने मामले की जानकारी नौबस्ता पुलिस को दी। आरोपी के मोबाइल से ऑडियो मिले हैं, जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि आरोपी सेक्स रैकेट से भी जुड़ा है। डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया कि छात्रा के पिता की तहरीर के आधार पर आरोपी केशव उत्तम के खिलाफ छेड़खानी पॉक्सो एक्ट की धारा में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। जल्द ही उसे अरेस्ट कर जेल भेज दिया जाएगा। आरोपी का मोबाइल कब्जे में लेकर जांच की जा रही है। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर हमारी बेटियां सुरक्षित क्यों नहीं हैं और इतनी बड़ी संख्या में बेटियों के साथ, नाबालिग स्कूली बच्चियों के साथ यह आरोपी रेप करता रहा। उनको उन्हीं वीडियो का, रेप के दौरान जो वीडियो बनाए, उन्हीं वीडियो का डर दिखाकर इन बच्चियों के साथ, इन बच्चियों को सेक्स रैकेट में ढकेला गया। लेकिन पूरे घटना का खुलासा तब हुआ जब एक नाबालिग बच्ची जो है उसने इस पूरे घटनाक्रम का राजफाश कर दिया। पहले हम डीसीपी की बात सुनवाते हैं, उसके बाद इस गंभीर विषय पर चर्चा करेंगे। थाना नौबस्ता पर एक पीड़िता के परिजनों ने इस आशय की एक तहरीर दी कि उनकी पुत्री जब स्कूल जा रही थी तो पास के ही एक हॉस्पिटल में काम करने वाले केशव उत्तम नामक व्यक्ति ने उसके साथ छेड़खानी की। इस सूचना पर थाना नौबस्ता पर छेड़खानी एवं पॉक्सो एक्ट की धाराओं में अभियोग दर्ज कर लिया गया है। अभियुक्त के घर पर दबिश दी गई। अभियुक्त तो वहाँ से फरार हो गया। एक मोबाइल मिला है जिसमें कुछ अश्लील चैट, वीडियो एवं पिक्चर्स उसमें मौजूद हैं, जिसका परीक्षण कराया जा रहा है।
इसमें जो दर्ज अभियोग किया गया है उसके आधार पर इसमें शीघ्र ही अभियुक्त की गिरफ्तारी की जाएगी। अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए 4 टीमें लगाई गई हैं और इसमें गिरफ्तारी करा करके अभियुक्त के विरुद्ध कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण एवं उसका न्यायालय में बयान दर्ज कराया जा रहा है। तो इस बीच हमीरपुर से एक और मामला सामने आया है। हमीरपुर से एक मंदबुद्धि जो महिला है, जो 4 माह की गर्भवती है, उसके साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई है। 4 माह की गर्भवती मंदबुद्धि महिला से रेप किया गया। गांव के ही 2 दबंगों ने वारदात को अंजाम दिया है। महिला के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। महिला को गर्भ निरोधक दवाई खिलाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। तो महिला की हालत गंभीर होने के चलते उसको कानपुर रेफर किया गया है। महिला को बहला फुसलाकर खेत में ले जाकर हैवानियत को अंजाम दिया गया। आरोपी राम बाबू मुन्नी लाल मौके से फरार हुए हैं। पिता की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। तो पिता की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। कुरारा थाना क्षेत्र के एक गांव का यह पूरा मामला है। तो हमीरपुर में 4 माह की गर्भवती मंदबुद्धि महिला से रेप किया गया है। गांव के ही 2 आरोपियों ने इस हैवानियत को अंजाम दिया है। 4 माह की गर्भवती मंदबुद्धि महिला से रेप की घटना को अंजाम दिया है। गांव के ही 2 दबंगों ने महिला से रेप की घटना को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि महिला को गर्भ निरोधक दवाएं खिलाकर उसके साथ हैवानियत की गई है। सिद्धार्थ द्विवेदी हमारे संवाददाता हमीरपुर से जुड़े हुए हैं। सिद्धार्थ, हमीरपुर में एक जघन्य अपराध की घटना सामने आई जिसमें एक मंदबुद्धि महिला जो 4 माह की गर्भवती भी है उसके साथ हैवानियत की गई है। गर्भ निरोधक गोलियां खिलाकर उसके साथ हैवानियत की गई है। क्या है पूरा मामला? जी बिल्कुल, आपको बता दें, दिल दहला देने वाली घटना कुरारा थाना क्षेत्र से सामने आई है, जहां पर एक घर में अकेली मंदबुद्धि 4 महीने की गर्भवती महिला के साथ गांव के ही 2 दबंग जो युवक हैं वो उस महिला को बहला फुसलाकर अपने साथ खेतों में ले जाते हैं, जहां उसको गर्भ निरोधक गोलियां खिलाने के बाद उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। जब महिला का जो पिता है वो थाने पहुंचता है, तहरीर देता है, तब पुलिस हरकत में आती है और कहीं ना कहीं कहा जाए तो पुलिस सो के जागती है। और फिर भी अभी तक भी 24 घंटे बीत जाने के बाद भी जो पुलिस है उसके हाथ दोनों खाली हैं और किसी भी तरह से कोई भी कार्रवाई होती है, कड़ी कार्रवाई होते हुए नजर नहीं आ रही। वहीं पुलिस बार बार जो है वो आश्वासन दे रही है पिता को कि जल्द गिरफ्तारी की जाएगी, लेकिन जो गांव के 2 दबंग है जिन्होंने महिला के साथ घटना को अंजाम दिया, राम बाबू और मुन्नी लाल, दोनों अभी तक फरार चल रहे हैं। जी सिद्धार्थ, अब अभी जो दोनों आरोपी फरार हैं, अब पुलिस के गिरफ्त में अभी तक नहीं आ पाए हैं। जी बिल्कुल मनोज, अभी तक जो दोनों फरार आरोपी हैं दोनों को काफी समय बीत चुका है, कई घंटे हो चुके हैं, जिसके बाद भी जो पुलिस है लगातार खोजबीन की बातें करते हुए नजर आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो पुलिस है उसके हाथ खाली है और किसी भी तरह से कोई कार्रवाई आगे होते हुए नजर नहीं आ रही है। ठीक है सिद्धार्थ, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमीरपुर हो या कानपुर हो, महिलाएं और बेटियां जो है सुरक्षित नहीं है। सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद और तमाम दावों के बावजूद भी जो बेटियां जो है, महिलाएं जो हैं सुरक्षित नहीं है। बड़ा सवाल यही है कि आखिर महिलाएं सुरक्षित क्यों नहीं हैं। एक बहुत छोटे से ब्रेक का हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। अंजू प्रजापति जी, सदस्य महिला आयोग की, मोनिका शर्मा जी मनोवैज्ञानिक हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, महेश कुमार मिश्रा जी पूर्व IPS हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शत्रुपा पांडे जी सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सारिका गुप्ता कानपुर से हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, श्रुति गुप्ता वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ेंगी। तो सभी मेहमानों का चर्चा में स्वागत करते हुए एक बहुत छोटे से ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद खास मेहमानों के साथ चर्चा करते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।
तो ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात करें कानपुर में असुरक्षित बेटियां। सीधे चर्चा का रुख करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। महेश कुमार मिश्रा जी का रुख कर रहे हैं, पूर्व आईपीएस हैं। महेश मिश्रा जी, चर्चा में बहुत स्वागत करते हुए, हालांकि काफ़ी समय सर जा चुका है, आधे घंटे का समय बचा है और मैं सोचता हूं कि काफ़ी सार्थक चर्चा होगी। हमारे साथ विशिष्ट मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है। महेश कुमार मिश्रा जी, कानपुर ही महज नहीं, हमीरपुर हो या चाहे उत्तर प्रदेश के तमाम जनपद हो, देश के भी तमाम हिस्सों में महिलाओं की अगर बात करें, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। कानपुर में 20 लड़कियों के साथ एक व्यक्ति जो है वो रेप करता है, उनके अश्लील वीडियो बनाता है और उस अश्लील वीडियो का डर दिखाकर उनको सेक्स रैकेट की तरफ ढकेलता है, उनका डर दिखाकर उनको अनैतिक कार्य की तरफ ढकेलता है और इसका खुलासा नहीं हो पाता है। एक 8वीं की छात्रा जो महज 13 या 14 साल की थी, उसके साथ जब वो वही करता है, तब उसके घर वालों को किसी तरीके से जानकारी हो जाती है और इस पूरे रैकेट का पर्दाफाश होता है कि किस तरीके से एक युवक जो है, कैंटीन संचालक जो बताया जा रहा है, वो इन बच्चियों के साथ हैवानियत लगातार कर रहा था और उनको लगातार सेक्स रैकेट की तरफ ढकेल रहा था। हमीरपुर से एक वारदात सामने आई है जिसमें एक मंदबुद्धि 4 महीने की गर्भवती महिला के साथ रेप किया गया है। गर्भ निरोधक गोलियां खिलाकर उस हैवानियत को अंजाम दिया गया है। सर, क्या लगता है, इस तरीके की घटनाएं तमाम प्रयासों के बावजूद भी रुकने का नाम नहीं ले रही हैं? ये सिर्फ 2 जनपद ही नहीं है, तमाम जनपदों से आए दिन हर दिन ऐसी खबरें सामने आती हैं। इसके पीछे असली कारण क्या है और ये घटनाएं सर रुकने का नाम क्यों नहीं लेती हैं? देखिए, ऐसा है कि जो सेक्सुअल ऑफेंसेस है जी, खासतौर से अगेंस्ट वुमेन, महिलाओं के प्रति, लड़कियों के प्रति जो सेक्सुअल ऑफेंसेस कमिट करते हैं लोग जी, एक तो मानसिक रूप से वो भी रोगी है। जिस लड़के ने ये किया है जी, तो ऐसा नहीं कि ही इज नॉर्मल पर्सन, वो नॉर्मल नहीं है, सामान्य नहीं है, वो असामान्य है एक्चुअली जी। उसमें भी कुछ विकृतियां जन्म ले चुकी हैं, वो इसलिए इस ओर अग्रसर हुआ। नंबर 1। नंबर 2, जहां तक महिलाओं की सुरक्षा का प्रश्न है, बच्चियों की सुरक्षा का प्रश्न है, तो ये सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी जो है, असुरक्षा की भावना जो है जी, ये बहुत साइकी में, यानी फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, जब वो जन्म लेती हैं और जब वो स्कूल जाती हैं, तब से लेकर जब वो बड़ी होती हैं और ये नहीं कि विवाहित होने के पश्चात वो इनसिक्योरिटी चली जाएगी, असुरक्षा की भावना चली जाएगी। वो असुरक्षा की भावना घर के रहती है, क्योंकि यदि स्ट्रेसफुल होम एनवायरनमेंट है, यदि घर का वातावरण बड़ा तनावपूर्ण है और यदि वहां पर संबंध खराब है जी, वहां पर लड़की को प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया जा रहा है, ये कुछ ऐसे कारण हैं जिस वजह से बच्चा उस तरफ अग्रसर होता है। नंबर 1 जी। नंबर 2, यदि हम बच्चे को बराबर, छोटा बच्चा है, हमें उसे बताना चाहिए, सिखाना चाहिए कि भाई एप्रोप्रिएट टच क्या है, अनएप्रोप्रिएट टच क्या है, कहाँ कैसे छूना है। बच्चे को उसे मालूम होना चाहिए कि ये यदि कोई स्पर्श कर रहा है तो ये गलत स्पर्श है, ये सही स्पर्श नहीं है। ये इवन पेरेंट्स भी जो है वो घर के अंदर बच्चे को, अब ये स्कूल से सीख गया बच्चा है, मैं तो मतलब मैं भी देख रहा हूँ कि मेरी ग्रैंड डॉटर है, तो वो घर बच्चे वहां स्कूल से सीख कर आ रही है कि क्या इनएप्रोप्रिएट टच है और क्या एप्रोप्रिएट टच है। तो क्यों ना हम घर पे बच्चे को बताएं, क्यों ना सिखाएं उस बच्चे को। दूसरी बात, देखिए कानून तो अपनी जगह सख्त है जी, चाहे पॉक्सो एक्ट हो। अब पॉक्सो एक्ट में तो लड़की नहीं, आप देखिए कि लड़का भी शामिल है, वो बच्चा जो कि मेल चाइल्ड है वो भी शामिल है, फीमेल चाइल्ड और मेल चाइल्ड दोनों ही शामिल है पॉक्सो एक्ट में। उनको दोनों कवर किया गया है, क्योंकि एब्यूज मेल चाइल्ड का भी हो सकता है, जो माइनर है, माइनर मेल चाइल्ड का भी एब्यूज हो सकता है। तो इसलिए पॉक्सो के जो प्रोविजंस है तो वो इतने स्ट्रिक्ट है कि यदि हम, आप देखिए अक्सर पॉक्सो में जो कन्विक्शन से हो रहे हैं, पॉक्सो एक्ट के तहत कन्विक्शन हो रहे हैं, रेट ऑफ कन्विक्शन ज्यादा है, लेकिन एज फार एज रेप इज कंसर्न, जहां तक रेप का ताल्लुक है, तो वहां पर रेट ऑफ कन्विक्शन कम है, क्योंकि ज्यादा तो शर्म लिहाज से ही नहीं पता लग पाता है, बच्ची बताती नहीं है जी। और पेरेंट्स के ऊपर ये भी, पेरेंट्स, अब देखिए बच्चा जब ग्रो कर रहा है तो ये उसके अंदर जब ग्रो कर रहे, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ग्रोथ, जब वो बच्चा ग्रो कर रहा है तो उस समय उसके व्यवहार में जो परिवर्तन आ रहा है,
क्योंकि उसमें जो सेक्सुअल चेंजेस हैं, जो उसकी बॉडी में चेंजेस हैं, यदि हम उसको जागरूक नहीं करेंगे, अवेयरनेस उसमें क्रिएट नहीं करेंगे, तो वो लोनलीनेस फील करता है, वो नेग्लेक्टेड फील करता है। तो ये बड़ा जरूरी है कि हम बच्चे से कम्युनिकेशन बनाएं, बच्चे से लगातार बातचीत करें, बच्चे के हाव भाव देखें। बच्चा, यदि हमने हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया बच्चे के, 6 साल का बच्चा, 7 साल का बच्चा, हम मॉनिटर करें कि वो क्या स्क्रीन पर देख रहा है, क्या नहीं देख रहा है। बच्चा 8th 9th 10th जब हार्मोन्स बिल्कुल एक्सप्लोड करने लगते हैं बॉडी में, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, तो उस समय वो ऐसे कंटेंट्स की तरफ जा सकता है जी, सोशल मीडिया हो चाहे आपका नेट हो, ऐसे उसकी तरफ जा सकता है जो कि प्रॉपर नहीं है, जिनको कि आप कह सकते हैं कि वो जो कंटेंट्स है वो दे आर नॉट प्रॉपर, दे आर नॉट डिसेंट। तो बहुत सी चीजें हैं। अब आप देखिए कि सबसे बड़ी बात यह है कि पुअर कम्युनिकेशन। मेरा अपना मानना यह है कि बच्चे और माँ बाप के बीच में, अब ये जो लड़कियां हैं जो विक्टिम हैं इस लड़के के इस जंगल में फंसी और विक्टिम बीइंग, और तो वो लड़कियां जो है, आप देखिएगा ज्यादातर लड़कियां मार्जिनलाइज सोसाइटी की होंगी, ज्यादातर लड़कियां पुअर सेक्शन से आई होंगी, ज्यादातर लड़कियां होंगी जो कि जिनके घर में अभाव है, जिनके घर में वो अभाव से जूझ रही हैं, वो लड़कियां पढ़ नहीं रही हैं। यानी इवन जो बच्चियां हैं, बहुत सी बच्चे ऐसे होंगी जो स्कूल गई होंगी, छोड़ दिया हुआ स्कूल, तो उस अभाव से जूझते हुए जो सेक्शंस है, जो अभाव से जूझता हुआ वर्ग है जो है, ज्यादातर लड़कियां और महिलाएं उसी का शिकार हो जाती हैं। और इस ठीक है, ऐसी बात है, लालच तो कोई ना कोई लालच देगा जी। तो लालच है, लालच से वही बच्चा जाएगा जो कि अभाव से जूझ रहा है। निश्चित रूप से कहीं अभाव की वजह से ये घटनाएं सामने आती हैं, लालच में, मोबाइल का लालच और तमाम प्रलोभन देके भी ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। लेकिन ये बड़ी संख्या है, हमारी मासूम बच्चियां जो हैं ऐसे ट्रैप में फंसती जाती हैं और दलदल में धंसती चली जाती हैं। लेकिन ये घटनाएं लगातार हो रही हैं और इस पर गहन मंथन की निश्चित रूप से जरूरत है। हमारे साथ सारिका गुप्ता जी जुड़ी हुई हैं, संवाददाता हैं कानपुर से। सारिका, कानपुर की अगर घटना की अगर बात करें, एक व्यक्ति 20 से ज्यादा लड़कियों को शिकार करता है और लगातार उनके हर घटना के बाद का वीडियो बनाता है और वीडियो के बाद उन मासूम बच्चियों को लगातार अनैतिक काम की तरफ डर दिखाकर ढकेलता जाता है। कानपुर का जो ये मामला सामने आया है, इसमें अब तक पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? बिल्कुल, मैं बता दूं, ये पूरा प्रकरण जो है वो कानपुर के नौबस्ता थाने का है और जहां पर जब लगभग 17 ऐसी लड़कियां उस लड़के का शिकार हो चुकी थी और उसके बाद अब जब ये नाबालिग लड़की जो 13-14 साल की है वो शिकार होने वाली थी, तो उसने अपने घर पे अपने पेरेंट्स को बताया और पेरेंट्स ने जब देखा कि ये जो लड़का है उनकी बेटी के साथ छेड़छाड़ करता है, अक्सर उसको रोककर उससे बदतमीजी करता है, और उसके बाद उसके पेरेंट्स ने उस लड़के को समझाने के बावजूद जो है धर दबोचा था और उसका जो मोबाइल था उसको गिरफ्त में लिया था। मोबाइल में ही कई ऑडियो और वीडियो जो हैं सामने आए थे, जिसके बाद इस पूरे प्रकरण पर ने तूल पकड़ा है और अब जो है पुलिस प्रशासन ने इस पर सख्ती दिखाते हुए पॉस्को एक्ट और छेड़छाड़ के तहत जो है जो आरोपी है उस पर कार्रवाई करी है। और कहीं ना कहीं प्रशासन द्वारा और पुलिस द्वारा जो 4 कमेटी बनाई गई है इस अभियुक्त को गिरफ्तार करने के लिए और छापेमारी लगातार करी जा रही है। जल्द से जल्द इसकी गिरफ्तारी का प्रयास जो है वो कानपुर कमिश्नरेट की पुलिस कर रही है और कहीं ना कहीं ये जो पीड़िता है, जो नाबालिग लड़की है, उससे का मेडिकल कराने के लिए और न्यायिक बयान के लिए उसको भेजा जा रहा है ताकि उसका ये पता चले कि कहीं इस लड़के ने उसको भी इस तरीके का शिकार तो नहीं बनाया था। लेकिन ये जो पूरे प्रकरण है इसमें जो 20 लड़कियां हैं वो सामने आई हैं, तो कहीं ना कहीं लड़कियों में अभी भी डर व्याप्त है। इस तरीके के जो आरोपी हैं वो अभी भी खुले में जो है लड़कियों को अपना शिकार बना रहे हैं और ऐसे में जरूरी है कि इन तरीके के जो आरोपी हैं, जो अभियुक्त है, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जब कोई कड़ी कार्रवाई करी जाएगी तो एक डर जो है इस तरीके का दुष्कर्म और इस तरीके की घटना को अंजाम देने वालों के मन में आ जाएगा और कहीं ना कहीं जब सख्त कार्रवाई होगी तो फिर जो लड़कियां हैं वो भी अपने मन से डर को निकाल सकेंगी और इस तरीके की घटनाओं से अपने आप को सुरक्षित बाहर निकालने में सफल हो जाएंगी।
काफी चीजें इसमें जिम्मेदार। मनोज, मैं बता दूं कि सबसे ज्यादा जिम्मेदार अगर कहा जाए तो एक तो लड़कियों में जागरूकता कम है, डर का अभाव ज्यादा है, और कहीं ना कहीं मोबाइल, सोशल मीडिया इन सब चीजों में जिम्मेदार है। क्योंकि जिस तरीके से फोन का प्रयोग किया जा रहा है, बाकायदे जो 16 लड़कियां जिनके साथ इस तरीके के वीडियो बनाए गए हैं और बाकायदे उस वीडियो को दिखाकर उन लड़कियों को डराया जा रहा था और उनसे किसी तरीके से दूसरे लोगों से के साथ जुड़ने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। तो एक पूरा सेक्स रैकेट जो चल रहा था उसका खुलासा हुआ है। लेकिन बहुत सी ऐसी लड़कियां होंगी जो अपने घरों पर नहीं बता पा रही होंगी, जो डर का सामना लगातार कर रही होंगी और जबरदस्ती इस तरीके से के जो ब्लैकमेलिंग है उसको जो है टॉर्चर जो है उसको सह रही होंगी। और लगातार अगर इस पर कड़ी कार्रवाई करी जाए तो ये जो पूरा सिंडिकेट है ये खुल सकता है और जो इस तरीके के सेक्स रैकेट हैं उन पर भी लगाम कसी जा सकेगी। निश्चित रूप से सारिका आप जुड़ी रही हमारे साथ। अंजू जी जुड़ी हुई हैं। अंजू प्रजापति जी, सदस्य महिला आयोग की। अंजू जी, हम आपका रुख करें। अंजू जी, क्या लगता है ऐसी घटनाएं, एक व्यक्ति लगभग 20 बच्चियों को अपने ट्रैप में फंसाता है, उनके साथ रेप करता है, उनका वीडियो बनाता है, उसके बाद उन्हीं वीडियो का डर दिखाकर लगातार उनसे अनैतिक कार्यों को करवाने का दबाव डालता है। हालांकि एक बच्ची के साथ ऐसा कर रहा था और उसके घर वाले जागरूक थे, बच्ची के मनोभाव को पढ़ लिया उन्होंने और उसके चलते फिरते उसको नोटिस करना शुरू किया और फिर ये जाके आरोपी पकड़ा गया। घर वालों की कहीं ना कहीं जागरूकता थी इसलिए पकड़ा गया। आपको क्या लगता है, ऐसे आरोपियों के मन में सिस्टम का खौफ नहीं है, पुलिसिया खौफ नहीं है? आप लगातार इस तरीके की घटना को अंजाम देना, 20 से ज्यादा लड़कियों को शिकार करना और लगातार किसी भी बिना खौफ के उनको अनैतिक कार्य की तरफ ढकेलना, इसको कैसे देखती हैं? महिला और बेटियों के साथ अपराध का ग्राफ घटता क्यों नजर नहीं आ रहा है? जैसे कि अभी पूर्व में हमारे साथ आईपीएस महेश जुड़े हुए हैं। जी। उन्होंने कहा कि पेरेंट्स को हमें जैसे ये जिस बच्ची की वजह से ये सारी घटना संज्ञान में आई तो उसके पेरेंट्स कहीं ना कहीं अवेयर थे। तो एक समाज के नाते पेरेंट्स को अवेयर होना बहुत जरूरी है कि बच्ची के साथ हम फ्रेंडली हो। बच्चे की कोई भी एक्टिविटी हमें अगर ऐसी लगती है कि वो सामान्य नहीं है तो बच्चे को बात करें। और हमारा बेटा या बेटी जो भी है उसके साथ हमें एक एज के बाद, जब उनकी टीन एज शुरू होती है, तो पेरेंट्स होने के साथ साथ उनको हमें एक दोस्ती के उसमें लाना होता है कि बच्चे खुल करके अपनी बात, अपनी मन की बात हमको बता पाए। क्योंकि उनके शरीर में, उनके मस्तिष्क में जो चेंजेस होते हैं ड्यू टू हार्मोन्स, वो एक पेरेंट्स होने के नाते हर पेरेंट को समझना जरूरी है। साथ में उनके स्कूल में इस बात के लिए प्रॉपर टाइम टू टाइम काउंसलिंग हो, काउंसलर्स को बुलाया जाए, उनको ये बात समझाने का प्रयास किया जाए। और ये जो भी विक्टिम है, जो आरोपी है जिसने ये किया है, डेफिनेटली उन्होंने ऐसी लड़कियों को टारगेट किया है, जैसा सर ने भी कहा था, कि जो कहीं ना कहीं अपने परिवार में ऐसी बैकग्राउंड से आती हैं जो उनकी नीड्स हैं। और ये लोग टारगेट भी ऐसे लोगों को करते हैं जिनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, फाइनेंशियल नीड्स होती है, उनको छोटी छोटी चीजों की आवश्यकता होती है। ऐसी लड़कियां कई बार ऐसे लड़कों के झांसे में आ जाती हैं। तो महिला आयोग के नाते तो हम लोगों का प्रयास हमेशा से रहा है कि हम लोग स्कूल कॉलेजेस में भी अवेयरनेस करते हैं। जो भी कानून है, जो भी धाराएं हैं या जो उनके हेल्पलाइन नंबर्स हैं, उनको भी ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें, आम पब्लिक को पता हो। कई बार हम जब देखते हैं कि एजुकेटेड जो लाइनें, जो आज के यंगस्टर्स हैं, उनको भी हम बात करते हैं, पता चलता है अंजू जी, कानून बेशक बहुत सख्त हो सकता है, लेकिन कानून का डर कहीं ना कहीं ऐसे लोगों में दिखता नहीं है। क्या लगता है, अलग मनोप्रवृत्ति के ऐसे लोग होते हैं जो बिल्कुल ना समाज का डर, ना कानून का डर, किसी तरीके का उनके अंदर डर नहीं होता, लगातार आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते देते चले जाते हैं? नहीं, कानून का डर बिल्कुल होता है, बट ये है कि कानून के दायरे में ये इसलिए नहीं आ पाते हैं क्योंकि ये टारगेट ऐसे लोगों को करते हैं जो ऑलरेडी डरे हुए होते हैं या जिन्हें कानून की जानकारी नहीं है। इनका मोटिव ये होता है कि हम ऐसे लोगों को टारगेट करेंगे, ना तो उन्हें अपने अधिकार पता है और ना वो जल्दी कानून के पास पहुंच पाएंगे। ऐसा नहीं है, जब ऐसे लोग कानून के दायरे में आते हैं, कानून में फंसते हैं, तो उनको जब सबक मिलता है तो जो इनके जैसी मानसिकता के अन्य लोग हैं उनको भी एक एग्जाम्पल मिलता है कि अगर हम कुछ गलत करेंगे तो हम भी बचने वाले नहीं हैं।
उसके लिए प्रशासन के साथ साथ समाज को और एज अ पेरेंट्स जो हम सब लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, अवेयरनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है कि जो हमारे लिए कानून बने हैं उनको हम जाने और अपने बच्चों को भी अवेयर करें। ठीक है, ठीक है, आप जुड़े रहिए हमारे साथ मनोवैज्ञानिक मोनिका शर्मा जी जुड़ी हुई हैं। मोनिका शर्मा जी, क्या लगता है कि कम उम्र के जो बच्चियां होती हैं, बच्चे होते हैं, इनके शरीर में परिवर्तन होते हैं, इनके मनोभाव में परिवर्तन होते हैं, क्या वो कारण है जिनकी वजह से ऐसे जो बच्चे हैं ऐसे ट्रैप में फंस जाते हैं, घर परिवार को नहीं बताते हैं, और घर परिवार में भी जो माँ बाप हैं वो भी शायद जागरूक नहीं होते हैं, वो बच्चों के जो बदलते मनोभावों को, बदलती उनकी प्रवृत्तियां होती हैं या एक्सप्रेशन उनके पढ़ने की स्थिति में नहीं होते हैं। जिस घटना से इसका खुलासा हुआ है, ये बच्ची गुमसुम सी रहने लगी थी, माँ बाप को थोड़ा शक हुआ कि भाई बच्ची क्यों गुमसुम है, उन्होंने उसको नोटिस करना शुरू कर दिया, जिसके बाद ये खुलासा हुआ है। हर माँ बाप को कहीं ना कहीं जागरूक होने की जरूरत है कि बच्चे बड़े हो रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, अगर उनकी मनोप्रवृत्ति बदल रही है तो कहीं ना कहीं क्यों बदल रही है, इसके लिए जागरूक होना चाहिए। बिल्कुल, देखिए जैसे जैसे एज बढ़ती है तो बहुत सारे साइकोलॉजिकल बायोलॉजिकल चेंजेस आते हैं बच्चों में, तो बहुत सारे अट्रैक्शंस भी आते हैं, लेकिन अभी भी हमारे समाज में सेक्स एजुकेशन को लेकर, मेंटल हेल्थ को लेकर के बात नहीं किया जाता, डिस्कस नहीं किया जाता, उतनी अवेयरनेस अभी आई नहीं है जो आनी चाहिए। स्कूल्स में प्रॉपर इसके लिए एजुकेशन दिया जाना चाहिए, मैंडेटरी होगा तभी सही करेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया का भी बहुत सारा एक्सपोजर है, साइकोलॉजिकल मेंटल बायोलॉजिकल चेंजेस भी आ रहे हैं, तो अट्रैक्शन की चाहत है, लेकिन कौन इंसान सही है कौन इंसान गलत है ये बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है। उनको अपने बायोलॉजिकल साइकोलॉजिकल चेंजेस के साथ डील करना नहीं आ रहा है कि इन चेंजेस को हम समझे कैसे, डील कैसे करें, कैसे करेक्ट वे में अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें, शेयर करें। तो माँ बाप की एक भूमिका बहुत ज्यादा आ जाती है कि पेरेंटल जो गाइडेंस है वो कांस्टेंट मिलना चाहिए, और थोड़ा सा पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि शर्म लिहाज वाली चीजें थोड़ा छोड़ के अपने बच्चों के साथ बैठ करके इन सारे इश्यूज को डिस्कस करना शुरू करें हेल्दी वे में, ना कि उसको शर्म के पीछे छुपा लें, क्योंकि जब शर्म के पीछे छुपा लेंगे तभी इस तरीके की घटनाएं होती जाएंगी। और बच्चियों में भी ये समझ नहीं हो पाती है बहुत बार कि अगर ऐसी कुछ घटना हुई है तो मम्मी पापा से बताएं। और जाने कितने काउंसलिंग सेशंस में मनोज मैं ये देख चुकी हूँ कि मुझे बच्चियों ने ये चीज आकर के बताई है जब वो थोड़ी सी बड़ी उम्र की हो गई, कि उन्होंने अपनी माँ को इस बारे में बताया, अपनी बड़ी बहन को इस बारे में बताया, चाची को बताया, लेकिन उनको वहां से कोई सपोर्ट नहीं मिला। क्यों? इज्जत की वजह से, कि पता चल जाएगा लोग क्या कहेंगे। तो सरकारों की मुझे लगता है कि जिम्मेदार बाद में आती है, पहले समाज की और परिवारों की जिम्मेदारी आती है कि हर एक परिवार अगर अपने बच्चे से जुड़ना सीखे, उन्हें सिखाना सीखे कि इस तरीके के चेंजेस आएंगे, इस तरीके के चैलेंजेस आएंगे, और ऑनलाइन और सोशल मीडिया से संबंधित रिस्क समझाएं, साइबर बुलिंग के बारे में समझाएं, जो बिल्कुल बात नहीं होती। पेरेंट्स कंट्रोल नहीं रख रहे हैं स्क्रीन टाइम पे, क्योंकि वो अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा व्यस्त हैं, तो उनको वक्त ही नहीं मिल रहा है कि वो बच्चों को थोड़ा सा वक्त दें, समझाएं कि किन किन चीजों से आप प्रॉब्लम्स में आ सकते हैं, आपको कैसे डील करना है उन सारी चीजों से। क्योंकि हम लाइफ से प्रॉब्लम्स तो नहीं हटा सकते कि कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन हमें अपने बच्चों को स्ट्रांग बनाना है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप आए, हमसे डिस्कस करें, शेयर करें। अधिकांश बच्चे डर जाते हैं कि अगर हम मम्मी पापा से ये चीज कहेंगे तो हमको डांट पड़ेगी, क्योंकि उनके साथ हुए अपराधों के लिए, उनके साथ हुई गलतियों, मिसबिहेव के लिए बच्चों को ही आरोप कर देते हैं माता पिता कि तुमने गलत कपड़े पहने या तुम्हारा बात करने का ढंग ठीक नहीं है। बच्चे हैं, उनको हमें आगे से आगे बढ़ करके सिखाना पड़ेगा, तो वो सिखाने को वो तैयार नहीं। और जिस तरीके के इस युवक की घटना है, जो भी इसने किया है, तो यहाँ पे मैं ये कहूंगी कि कोई भी सामान्य मानसिक अवस्था वाला व्यक्ति मनोज ऐसा कर ही नहीं सकता। उस लड़के के अंदर प्रॉपर मेंटल डिस्टॉर्शन है, जिसकी एक साइकोलॉजिकल जांच के द्वारा पता लगाया जा सकता है, क्योंकि कोई सामान्य व्यक्ति इस तरीके का नहीं करेगा। और इतना ज्यादा मटेरियलिस्टिक हो गए लोग कि पैसा किसी भी तरीके से आए, कहीं से भी आए, चाहे कोई भी काम करना पड़े, चाहे छोटी मासूम बच्चियों को फंसाना पड़े, छोटे मासूम बच्चों को, बेटों को फंसाना पड़े। तो जब तक इस तरीके की मानसिकता से हम नहीं लड़ना सिखाएंगे अपने युवाओं को, अपने बच्चों को, मुझे नहीं लगता कि कोई चेंज आएगा। और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग को लाइफ का पार्ट बनाना चाहिए, ताकि वो सीखें कि लाइफ के अलग अलग एंगल्स को डील कैसे करना है। तो मेरे हिसाब से जगह ऐसा करेंगे तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली हम चेंजेस देखेंगे। ठीक है, ठीक है। आप मोनिका जी जुड़ी रही है हमारे साथ। शत्रुपा पांडे जी जुड़ी हुई हैं, सामाजिक कार्यकर्ता। शत्रुपा जी, क्या लगता है अभाव में, लालच में, बहकावे में आकर तमाम मासूम बच्चियां जो हैं ऐसे लोगों के ट्रैप में आ जाती हैं, लेकिन पारिवारिक बैकग्राउंड कह लीजिए, घर का माहौल ऐसा कह लीजिए, कम्युनिकेशन ऐसा कह लीजिए, जैसा कि महेश सर भी अभी कह रहे थे और मोनिका जी भी कह रही हैं कि बच्चे जो है अगर एक बार किसी गलती से, किसी
गलत काम में फंस गए या किसी ट्रैप में फंस गए, लेकिन वो डर या परिवार में कहेंगे तो उनके साथ कुछ हो सकता है, या माँ बाप उनकी सुनेंगे नहीं, या उनसे कोई बात करने वाला नहीं है, जिसकी वजह से वो लगातार एक के बाद एक ट्रैप में फंसते चले जाते हैं, दलदल में फंसते चले जाते हैं, और कहीं ना कहीं बड़ी वारदातें उनके साथ हो जाती हैं। तो क्या लगता है इसके पीछे न सिर्फ वो मासूम मन है उनका, परिवार जिम्मेदार है, समाज जिम्मेदार है, और सिस्टम को कैसे आप देखते हैं, सिस्टम की भी क्या इसमें जिम्मेदारी है? हाँ बिल्कुल मनोज जी, देखिए सबसे पहला तो सिस्टम पर ही सवाल उठता है। सिस्टम में पूरा समाज भी आता है, और समाज के दायरे में जितना भी हमारे शासन प्रशासन पुलिस प्रशासन सभी आता है। बड़े दुख का विषय है कि अब हम 21वीं सदी के उस दौर में हैं जहां हम चांद सितारों पर पहुंच रहे हैं, लेकिन अभी भी देह व्यापार जैसे एक सामाजिक कुष्ठ से हम लड़ रहे हैं लगातार। और देह व्यापार का कोढ़ इतना बढ़ चुका है कि आप कुछ पैसों के लिए मासूम जिंदगियों से खेलने लगते हैं। देखिए अभी मोनिका जी की बातों से मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि जो भी हमारे दायित्व जो एज अ पेरेंट्स जो दायित्व है हमें वो तो निभाने ही पड़ेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये जिस गर्त से निकल आया, पहले कहा जाता था कि अशिक्षा ही हो सकता है कि मानसिक विकृतियों का कारण हो, कि घरेलू वातावरण, अशिक्षित परिवेश या कुछ। लेकिन मुझे तो जहां तक चित्र देखने में आया है कि ये लड़का देखने में सामने से दूर से बिल्कुल लगता ही नहीं कि ये बहुत बड़ा कुख्यात अपराधी है, जबकि इसके अपराध तो इस तरह की साइलेंटली सोसाइटी को घुन की तरह खा रहा था एक लंबे समय से। 20 लड़कियों को शिकार में अपने ले लेना ये कोई छोटी बात नहीं है, इसका क्राइम भी छोटा नहीं है। लेकिन ये कैसे ऊपर से दिखते हैं कि ये दूर से अपराधी की शक्ल में क्यों नहीं दिखते हैं? तो मुझे लगता है इनके ऊपर भी एक गहन अध्ययन होना चाहिए, और मात्र सिर्फ ये कहकर कि हमारी लड़कियों को सिर्फ शिक्षित कर दिया जाए या प्रशिक्षित कर दिया जाए, इससे काम नहीं बनेगा। मुझे लगता है कि बेटों को भी बहुत अच्छे से अब शिक्षा देने, क्योंकि अच्छे घरों के लड़के भी अब निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि समाज में देह व्यापार या ये पॉर्न साइट ये सब इतना चलन बढ़ चुका है कि अच्छे पढ़े लिखे लड़के भी इस तरह की घटनाएं करते, इस तरह के अपराध करते हैं जो अब अक्षम्य माने जाने चाहिए। तो मुझे लगता है पुलिस के नाक के नीचे ये देह व्यापार होते हैं। देखिए 20 लड़कियों को उसने शिकार बनाया, सबको उसने अपने किसी तरह ट्रैप में फंसाया, उनको मजबूर किया, देह व्यापार के वो मुहाने पर ले गया, तो उसके मन में खौफ क्यों नहीं था? पुलिस का कानून का इकबाल क्यों नहीं इतना बुलंद है? और घरों में लड़कों को ये क्यों नहीं बताया जाता है कि फला तरीके से अगर आप व्यवहार करेंगे समाज में, किसी स्त्री किसी बेटी के प्रति आपका सोच अगर जरा सा भी गलत होगा तो आपको इसके बहुत बुरे परिणाम भुगतने पड़ेंगे। ये बहुत टीन एज से ही लड़कों को बताने की अब जरूरत है। लड़कियों को तो शिक्षित और समझदार बनाना ही है। मुझे लगता है कि हर अपराधी कोई आसमान से नहीं गिरता है, वो किसी न किसी के घर से निकल रहा है। तो मुझे लगता है माताओं बहनों के ऊपर अब बड़ी जिम्मेदारी आ गई है कि वो बहुत बारीकी से अपने घर के पुरुष को समझ पाती है, वहां से भी नियंत्रण के कुछ उपाय होने चाहिए। ठीक है शत्रुपा जी जुड़ रही है। महेश मिश्रा जी, एक बार फिर से हम आपका रुख करें। महेश मिश्रा जी, शत्रुपा जी ने जो महत्वपूर्ण बातें कही हैं, सिस्टम की जो उन्होंने बात कही है, एक व्यक्ति एक के बाद एक घटना हो सकती है, ठीक है, 2 घटना हो सकती है, लेकिन सुनियोजित तरीके से हर घटना, हर मासूम के साथ रेप के बाद वो वीडियो बनाता है। लगभग 17 बच्चियों के वीडियो उसके मोबाइल में मिले हैं। ऑडियो से ये खुलासा हुआ है कि वो सेक्स रैकेट के भी काम में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। तो कहीं ना कहीं ये आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। सेक्स रैकेट के अगर नेटवर्क से अगर वो जुड़ा हुआ था तो कहीं ना कहीं सिस्टम पर भी सवाल उठते हैं या नहीं उठते हैं महेश सर? क्योंकि इस तरीके का शहर में नेटवर्क चल रहा है फिर इन मासूम बच्चियों को निशाना बनाने के लिए, और ऐसे लोगों के अंदर, चाहे एक इस व्यक्ति की बात कर ले, चाहे हमीरपुर की घटना की बात कर ले जहां एक मंदबुद्धि महिला जो 4 माह की गर्भवती है उसके साथ दरिंदगी की गई है, तो खौफ नहीं है लोगों के अंदर? सर फोन अनम्यूट कर लीजिए।
डिसेबिलिटी है जी, डिसेबिलिटी ऑफ द वुमेन और डिसेबिलिटी ऑफ द गर्ल्स, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। आपने देखा हुआ अक्सर जो डेफ एंड डम गर्ल्स हैं, जो बहरी हैं, जो बोल नहीं सकती, डेफ एंड डम है, जो और डिसेबिलिटीज है, बॉडीली इन्फॉर्मेलिटी है, तो अक्सर उनके साथ भी इस तरह की घटनाएं आम है, कॉमन है जी। तो देखिए, ये जिम्मेवारी यदि हम डालें दूसरे के ऊपर, जिम्मेवारी हम डाल सकते हैं, हम सिस्टम को डाल सकते हैं, पुलिस के ऊपर डाल सकते हैं। जिम्मेवारी जो है वो सबसे बड़ी जिम्मेवारी जो मोनिका जी कह रही थी कि देखिए, सबसे बच्चा जब पलता बढ़ता है, उसका लालन पालन होता है तो एक परिवार के अंदर होता है, और परिवार में हम उसको जो वैल्यूज दे रहे हैं और परिवार में जो हमें उसे वातावरण दे रहे हैं, उसका बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है उसकी साइकी पर, कि वो अब हम मान लीजिए, और हमारे आसपास इर्द गिर्द कैसा माहौल है। हम एक स्लम सोसाइटी, एक स्लम जहां पर की स्लम है, जहां पर की लोग एक एक कमरे में क्या 10 बाई 10 के उसमें रह रहे लोग, 6 लोग रह रहे हैं, वो स्लम है, और एक सोसाइटी वो है जो बड़ी पॉश सोसाइटी है। तो आप ये देखिए कि बिहेवियर पैटर्न में फर्क आ जाएगा सर। तो जिस जगह कानपुर में ये घटना हुई है, बहुत ही सार्वजनिक जगह है, और जिस जगह पे ये महिला रह रही, ये बच्ची जो रह रही थी जिसने ये पूरे मामले का खुलासा किया है, वो अस्पताल, उस बिल्डिंग में अस्पताल चलता है, ये भी किराए पे रहती है। वो जो आरोपी है वो वहाँ कैंटीन चला रहा था, सैकड़ों लोगों का दिन भर आना जाना, और उसी के बीच में वो इस तरीके की वारदात लगातार अंजाम दे रहा था, और किसी को कानो कान खबर नहीं लगी, न सिस्टम को, न पुलिस को, और ना ही लोगों को, ना ही सामाजिक किसी संस्थान को। देखिए, किसी घर में क्या हो रहा है पुलिस को खबर नहीं लगेगी जब तक कि पुलिस को बताया ना जाए। जी, घर में क्या होता है, यदि कोई घर में ब्रोथल चल रहा है, यदि घर में वैश्यवृत्ति हो रही है मोहल्ले के अंदर, तो भले ही उसे सूचना मिल जाए, उसे, लेकिन यदि घर के अंदर डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, लड़की घर के अंदर ही यदि लड़की का शोषण हो रहा है, बच्ची का शोषण हो रहा है, तो नहीं पता लग सकता जब तक बताया ना जाए। जैसे उस लड़की ने आके बताया कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, अपने पेरेंट्स को बताया, पेरेंट्स पुलिस के पास पहुंचे, पुलिस एक्टिव हो गई। पुलिस के एक्टिव होने का नतीजा क्या निकला कि मालूम पड़ा कि उसका जो पूरा रैकेट था, जो 17 और 18 लड़कियों का अपना शिकार बना चुका था, पूरा का पूरा सामने आ गया। एक जेंडर सेंसिटाइजेशन है, एक जेंडर सेंसिटाइजेशन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारी सोसाइटी में, क्योंकि हम बच्चों का पालन पोषण जो कर रहे हैं, चाहे लड़का और लड़की, तो आप देखेंगे जो हमारे साथ में जो मनोवैज्ञानिक बैठी हुई हैं मोनिका जी, वो भी इस बात से एग्री करेंगी कि हम जेंडर सेंसिटाइजेशन में हम सेंसिटाइज नहीं कर पा रहे, हम भी खुद फर्क कर लेते हैं लड़के में लड़की में। देखिए, लड़की को हम प्रायोरिटी नहीं देते हैं, हम लड़कियों को प्रायोरिटी देते हैं। नतीजा क्या होता है कि मानसिक रूप से अनकॉन्शियसली वो लड़की अपने को इग्नोर्ड फील करती है घर के अंदर ही। और जेंडर सेंसिटाइजेशन के लिए आप एक्सप्लोइटेशन क्या नहीं हो रहा महिलाओं का, आप देखिए, चाहे ऑफिस हो, ऑफिस के अंदर मालूम पड़ा कि ऑफिस के अंदर सेक्सुअल एक्सप्लोइटेशन हो रहा है, कॉलेज के अंदर हो रहा है, स्कूल्स में हो रहा है, प्रिंसिपल्स के साथ टीचर्स कर रहे हैं, प्रिंसिपल कर रहे हैं, कि क्या है ये उस कानपुर का एक लड़का, एक तो एक ठीक है कानपुर के लड़के को, लेकिन आप देखिए स्कूल्स में अक्सर आप रोज पढ़ते हैं अखबार पे कि आज प्रिंसिपल पकड़ा गया, आज टीचर पकड़ा गया, आज ये पकड़ा गया, आज वो पकड़ा गया। और चाहे मदरसे हो, चाहे स्कूल्स हो, हर जगह ये सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन जो है ये चल रहा है लगातार। और ये जब तक नहीं आएगा, जब तक कि हम मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होंगे, जब तक कि हमारा दृष्टिकोण, हमारा माइंडसेट नहीं, निश्चित रूप से हमारा माइंडसेट भी बदलने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, माफी के साथ आगे समय इजाजत नहीं देता है। महेश कुमार मिश्रा सर, बहुत शुक्रिया आपका। शत्रुपा पांडे जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। सारिका गुप्ता, आपका भी बहुत शुक्रिया। मोनिका शर्मा जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। और अंजू प्रजापति जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो निश्चित रूप से ऐसी जो घटनाएं हैं, कहीं ना कहीं सामाजिक पृष्ठभूमि में भी बदलाव की जरूरत है, पारिवारिक पृष्ठभूमि में भी बदलाव की ज़रूरत है। आखिर जो भोला मन होता है, बच्चे जो होते हैं, उनके मन को पढ़ना, उनके शारीरिक बदलाव, उनके व्यवहार में बदलाव को अगर माँ बाप इग्नोर करेंगे, नज़रअंदाज करेंगे, तो कहीं ना कहीं ऐसे बच्चे जो है अपनी बात कहेंगे कैसे। परिवार का माहौल ऐसा होना चाहिए कि बच्चों के साथ अगर कुछ गलत है तो वो निसंकोच, अगर कुछ गलत हो रहा है तो अपने माँ बाप से कम कह सकें, ताकि वो अगले ट्रैप में ना फंस सकें। और पुलिस और प्रशासन का भी खौफ ऐसे दरिंदों के मन में होना चाहिए, ऐसे आरोपियों के मन में होना चाहिए कि वो बेफिक्र होकर ऐसी घटनाएं और सिलसिलेवार तरीके से ऐसी घटनाओं को अंजाम देकर बेखौफ घूमते ना फिरें। उनके अंदर भी सिस्टम और प्रशासन का खौफ होना चाहिए। माँ बाप की भी खास जिम्मेदारी है कि
अपने बच्चों को वो अच्छे से देख रेख करें, उनके मन को पढ़ें, उनसे कम्युनिकेशन बनाए रखें। तो फिलहाल इस खास पेशकश में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।